अखिलेश यादव पहले न्योते से इंकार करते रहे, फिर वीएचपी के न्योते को स्वीकार नहीं कर पाए और जब मंदिर ट्रस्ट ने सबूत के साथ अखिलेश को न्योता भेजा तो उन्होंने न्योता ठुकराते हुए साफ कह दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। यानी कि अब ये तो साफ है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी वाली लिस्ट में अखिलेश यादव ने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से सियासी पंगा भी ले लिया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को राम विरोधी बता दिया। बीजेपी ने कहा अखिलेश को हिंदुओं की आस्था से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की उन्हें फिक्र है। और साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले न्योते से इंकार किया और अब जाने से इंकार कर रहे हैं, यानी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम मंदिर के खिलाफ विरोध के सुर तब भी उठे थे और अब भी उठे हैं। अखिलेश यादव तब भी मंदिर निर्माण के खिलाफ थे और अब भी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं, क्योंकि पहले विश्व हिंदू परिषद और अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले निमंत्रण को अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब देते हुए लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हैं। समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। आपने देखा होगा पहले प्रारंभ में उन्होंने निमंत्रण उन्हें मिला है, ऐसे वो नकारते रहे। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने साक्ष्य रखे कि हमने भेजा है और उन्होंने उसकी रसीद भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और इनकी मानसिकता हमेशा राम की विरोधी की रही है और ये लोग हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए जो लोग निमंत्रण नहीं ले रहे हैं या जाने से मना कर रहे हैं, या आने वाले चुनाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम त्रेता के हैं। ये इस्लाम 7वीं शताब्दी का है। भगवान राम त्रेता के लाखों साल के हैं। जब इस्लाम बना ही नहीं था तब के हैं, तो फिर जब इस देश में वो लोग आए तो ये हमारे साझा पुरखे हैं। राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं, महावीर हैं, बुद्ध जी हैं, ये हमारे सबके साझे पुरखे हैं। दरअसल सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल इस प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा चुके हैं। चाहे सोनिया गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, सबने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की ये रणनीति है या फिर भूल, ये बड़ा सवाल है। ये अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं और ये वोट बैंक की राजनीति के कारण से ये कुछ भी करते हैं। ये सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। जब इनके पास में ये पहले कहते हैं कि हमारे पास में निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, उसके बाद में जब इनको निमंत्रण मिल जाता है तो इनकी पार्टी का एक सांसद जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो कहता है क्या नाम कि वो मस्जिद शहीद कर दी गई, तो ये मंदिर जाने से मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद में फिर जब इनकी बिरादरी इनको गरियाने लगती है तो फिर कहते हैं कि नहीं, मैं मंदिर बाद में जाऊंगा। भगवान प्रभु राम की जो कड़कड़ में राम होते हैं, आपके मोबाइल में राम है, आप में राम है, आपकी आईडी में राम है, इस दीवार में राम है, तो राम के निमंत्रण की हमको न प्रतीक्षा है न आवश्यकता है। जब भगवान प्रभु राम हमें बुलाएंगे, मनोज पांडे दौड़ते नंगे पैर भगवान प्रभु राम के दर्शन को जाएंगे। हालांकि हम प्रभु राम के कृतज्ञ हैं कि हमको बहुत बार वहां दर्शन का अवसर मिला है। यानी बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा पर जोर दे रही है तो विपक्ष की तरफ से सियासी शोर सुनाई दे रहा है। ऐसे में राम मंदिर के नाम पर अब बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की जंग छिड़ गई है। लेकिन प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये चुनावी परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष के नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही दूरी बनाकर रखेंगे।
दरअसल राहुल गांधी फिर से भारत न्याय यात्रा पर हैं और इस दौरान वो 6000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल की ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। 14 फरवरी तक यूपी में प्रवेश करेगी ये यात्रा। यूपी में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं और यूपी में करीब 25 लोकसभा सीटों से वो गुजरेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को विपक्षी दलों का साथ मिलेगा या फिर राहुल गांधी अकेले यात्रा करते रहेंगे। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। इस यात्रा का मकसद क्या है? बात सुनते थे किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की, और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। अब तो लेके रहेंगे डरो मत, डरो मत। 15 राज्य, 100 लोकसभा सीट, राहुल गांधी की यात्रा होगी हिट। अयोध्या में रामोत्सव के बीच कांग्रेस के स्टार राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत आज से कर दी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा पूरब से पश्चिम तक यानी मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंसा प्रभावित थौबल में इस भारत जोड़ो 2.0 को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान खड़गे ने राहुल गांधी को एक तिरंगा दिया जो मुंबई तक उनके साथ रहेगा। Why न्याय यात्रा? Because we are going through a period of great injustice in India. हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया है। यात्रा की शुरुआत से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी, जो एक तरह से सियासी संदेश है। अभी लक्ष्य नहीं है, चुनाव में क्या होगा उसके लिए हम तैयारी अलग से कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद एक ही है, जो वैचारिक जंग हमें लड़ना है, जो आइडियोलॉजिकल बैटल है हमारा, जो विचारधारा का मुकाबला हम कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, उसी को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। यूं तो राहुल गांधी की यात्रा खुद एक सियासी यात्रा है, लेकिन उनकी सियासी यात्रा पर भी सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की इस यात्रा को फ्लॉप करार दे रहा है, जबकि विपक्ष के नेता न्याय यात्रा से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत को न्याय मिल जाएगा, ये परिवार अगर देश को छोड़ देगा तो भारत को न्याय मिल जाएगा। भारत को तोड़ने वाले ये परिवार है जिसने देश के 2 टुकड़े करा दिए, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया, जिसमें लाखों लोगों की आहुति ली। न्याय जनता मांग रही है और जनता जहां जहां न्याय कर रही है, इनका सुपड़ा साफ कर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय शब्द कहां से आता है? हमारी संविधान की प्रस्तावना में मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। मणिपुर का जो दर्द है, लोगों का जो दर्द है, वो हमारा भी, मेरा भी दर्द है, आपका भी दर्द है, देश को महसूस होना चाहिए। इसीलिए ये संदेशा भेजने के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा सियासी मायनों में काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में महज 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में राहुल गांधी 100 दिन में कुल 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्यों के बीच भौगोलिक मतभेदों को कम कर और जमीनी स्तर पर समुदायों को जोड़ने का दावा कर रही है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे कांग्रेस के वोट जोड़ने की यात्रा कह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले मणिपुर से नागालैंड जाएगी। 2 दिनों में 257 किलोमीटर और 5 जिलों को कवर करेगी। फिर असम में 833 किलोमीटर और 17 जिलों से होकर गुजरेगी। अरुणाचल प्रदेश में मेघालय में एक दिन के लिए रुकेगी। इसके बाद यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगी। 24 के मिशन में जुटी कांग्रेस की ये यात्रा यूपी से होकर भी गुजरेगी। 11 दिनों में उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी तय करेंगे, जिसमें सियासी अहमियत रखने वाले इलाके शामिल हैं। अमेठी, गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया और कुछ ही देर बाद वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मिलिंद देवड़ा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया और इस बीच दावा तो ये भी है कि मिलिंद देवड़ा के साथ कांग्रेस के कई और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ने की वजह इंडिया गठबंधन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना दक्षिण मुंबई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से मिलिंद देवड़ा अब कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, जिससे अब कांग्रेस के तमाम नेता उनसे नाराज हैं। मिलिंद देवड़ा चुनाव में जीते थे, मंत्री बनाए गए थे, यांग ब्रिगेड के नाम पे सब कुछ दिए गए। अभी वो ये लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी कुछ देने नहीं पाएंगे, चलो भागे। और क्या ये भगोड़े के लेके हम क्या बताए? भगोड़े, ये भगोड़े मतलब और क्या होते हैं? नागपुर में कांग्रेस में थे, मणिपुर में आते थे, सुनते कि कांग्रेस से भाग गए, तो भगोड़े के अलावा और क्या होता है? मुरली देवरा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, वो मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और पार्टी के एक वफादार सिपाही थे। पार्टी जब सत्ता में थी मुरली देवरा हमारे साथ थे, पार्टी में विपक्ष में थी मुरली देवरा हमारे साथ में थे। कांग्रेस का उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। सर, टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज की टाइमिंग भारत जोड़ो न्याय वो तो प्रधानमंत्री ने तय किया बस। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। और मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो न तो सच सुनना चाहते हैं, न सनातन राम की बात सुनना चाहते हैं। जो श्री राम और सच की बात, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ रही है। बड़ी बात कही यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर गायों को चारा खिलाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आवास पर पाले गए गायों को चारा खिलाने के साथ साथ उन्हें दुलारा भी। गायों को चारा खिलाते हुए पीएम मोदी की कई तस्वीरें सामने आई। इनमें कई तस्वीरों में पीएम मोदी गायों को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो आज प्रधानमंत्री आवास से आया। मकर संक्रांति का ये मौका, ये देखिए गायों के बीच दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुड़ और चारा खिलाते हुए गायों को पीएम मोदी नजर आए। आज पूरे दिन इन तस्वीरों पर चर्चा भी होती रही। प्रधानमंत्री आवास पर ही इन गायों का पालन हो रहा है। इन गायों को चारा खिलाते, दुलाते और गाय भी पीएम के साथ इस तरह से साथ साथ घूमती नजर आ रही हैं। ये गाय मानो ये रोज का ही काम है। उत्तराखंड के सियासी रण में आधिकारिक बिगुल भले ही अभी बजना बाकी हो, लेकिन रणबांकुरों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी में जुटे हुए हैं। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के महासमर का उद्घोष कभी भी हो सकता है, लिहाजा बीजेपी चुनावी बिसात बिछाने लगी है। 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लिहाजा पार्टी ने 5 लोकसभा में 5, 70 विधानसभाओं में 70 विस्तारक तैनात किए हैं। कुमाऊं व गढ़वाल में 2 युवा कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्टर प्रभारी तैनात किया गया है, जिन पर कोऑर्डिनेशन और पूरे चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। 12,000 बूथों पर 24 घंटे के लिए 12,000 पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। हर जाति वर्ग के बीच सम्मेलनों की श्रृंखला को पार्टी पूरा कर चुकी है। इन दिनों नारी वंदन कार्यक्रम से बीजेपी महिलाओं के बीच है। नए वोटर्स भी साधे जा रहे हैं। 25 जनवरी को हर विधानसभा में 1000 नए वोटर्स के साथ 9 मतदाता सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमने युवा मोर्चे को भी कार्यक्रम दिया है। युवा मोर्चा 25 तारीख को 9 मतदाता सम्मेलन के वो कार्यक्रम करेंगे। उस दिन हमने प्रत्येक विधानसभा के 1000 नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट जुड़ने वाले, उस कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बन चुकी है। और मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हर वर्ग के आयाम, उनके साथ संपर्क करना, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना, मतलब हर घर का वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस दृष्टि के कार्यक्रम की रचना इस बीच हम लोग बनाई है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसके लिए लोकसभा वार 5 सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ कमेटियां बनाने के लिए हर बूथ से 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है, जो बूथ पर हो रही एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। लोकसभा संचालन समिति अलग से बनाई जा रही है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रभारी देहरादून आ रहे हैं, तो 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग और 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा फोकस है बूथ कमेटियों में। बूथ कमेटियां जहां नहीं बनी वहां बनानी है, और हर बूथ से 5 लोगों को हम सीधे स्टेट वार रूम से जोड़ेंगे। उनके नाम पते हम मांग रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर भी जा रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं, और अभी 15 तारीख को माननीय प्रभारी महोदया कुमारी शैलजा जी यहाँ आ रही हैं। यानी अब बस चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है। इससे पहले का जितना समय है, पक्ष विपक्ष किलेबंदी की मजबूती में जुटे हुए हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी खोजे और खोदे जाएंगे। किसी के कुंडल कवच मांगे जाएंगे, तो किसी को अर्जुन बनाकर पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोहरे का कहर भी शहर शहर दिखने लगा है। विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि सड़कों पर गाड़ियां आपस में भिड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, क्योंकि जो तस्वीर शाहजहांपुर और नोएडा से सामने आई वो किसी को भी परेशान कर सकती है। जहां एक तरफ 5 ट्रक आपस में टकरा गए, दूसरी तरफ शाहजहांपुर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी जहां सितम ढा रही है, तो वहीं सुबह के समय में कोहरा मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तो सुबह के समय सड़कों पर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं दिखाई पड़ता। यूपी में भी कोहरा रात और सुबह के वक्त जानलेवा बन गया है, जिससे हादसों में इजाफा हो गया है। शाहजहांपुर में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन से कार की टक्कर हो गई। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र की ये घटना है। एक स्विफ्ट व एक अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई, जिससे कि स्विफ्ट डिजायर में बैठे हुए 2 पुरुष व एक महिला की मृत्यु हो गई है। ग्रेटर नोएडा में भी सड़क दुर्घटना हो गई। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 5 ट्रक आपस में टकरा गए।
विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रक चालक की जान चली गई, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।